करियर मेकर में आप सभी का भरपूर स्वागत है। स्टडी की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम हाजिर हैं अपना 26 नंबर का वीडियो लेकर के। आशा है कि हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा और आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। देखें पहला प्रश्न क्या है। जनगणना 2011 के किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। याद रखें इस सेंसन की बात कर रहा है और वो भी सेंसन कौन सी 2011। तो पहली बात आप याद रखें जो जनगणना है, जनगणना आपका ये भी प्रश्न आ सकता है का विषय है जनगणना। जो जनगणना है वो संघ का विषय है, यानी भारत सरकार आपसे जनगणना कराता है। भारत सरकार आपकी क्या कराता है, जनगणना कराता है। ठीक है। और 2011 में जनगणना हुई थी और हर 10-10 वर्षों के उपरांत आपका क्या होती है, सेंसन होती है। भारत की अंतिम जनगणना 2011 में हुई है। अब जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई। ठीक है। तो पूछ रहा है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है। याद रखें सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब एक वर्ग किलोमीटर में आपका मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। जबकि अगर आपसे पूछता कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो भारत में आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका कहाँ का है, बिहार का है। वहां 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में आपके 1102 लोग रहते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, बिहार का है। जबकि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, आपका अरुणाचल प्रदेश का, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर देखें। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बातचीत होती है, ये हो रही है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप जब संविधान की प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसमें आप पढ़ेंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बद्धता को बढ़ाने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो बात हो रही है किसकी हो रही है, भारतीय संविधान सभा की बात हो रही है। ये बात आपको मिलेगी कहाँ कि भारतीय संविधान 26 नवंबर को लागू हुआ था। संविधान की प्रस्तावना में ये बात स्पष्ट शब्दों में लिखी हुई है। ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखें। वेम्पति चिन्ना सत्यम ने नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई है। तो जो वेम्पति चिन्ना सत्यम है, इन्होंने कुचिपुड़ी में अपनी पहचान बनाई है। और जो कुचिपुड़ी है ये कहाँ का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है आपका, कौन सा, कुचिपुड़ी। जबकि जो सत्रिया है ये कहाँ का लोक नृत्य है, असम का लोक नृत्य है। जो मोहिनी अट्टम है ये कहाँ का लोक नृत्य है, केरल का लोक नृत्य है मोहिनी अट्टम। ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न है, घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत कहलाती है। तो याद रखें ये जो कहलाता है ये कहलाती है मौद्रिक विनिमय दर। आपका इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें किसने जून 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री पूछ रहा है। याद रखें महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री 2022 में कौन थे, एकनाथ संभाजी थे, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें भारतीय भारोत्तोलन से खोम
मीराबाई चानू सेखोम है, ठीक है। सेखोम मीराबाई चानू ने 2021 में उस समय इतिहास रच दिया जब वे में रजत पदक जीतने वाली पहली भारोत्तोलक बनी, ठीक है। तो याद रखें उन्होंने इतिहास कब रचा था, टोक्यो ओलंपिक में आपका क्या है इतिहास रच दिया था, और पहली आपका वजन उठाने वाली आपका क्या बनी थी, भारोत्तोलक बनी थी, और उन्हें कौन सा पदक मिला था, रजत पदक आपका प्राप्त हुआ था टोक्यो ओलंपिक 80 के आसपास, ठीक है। बढ़ते अगर अगले प्रश्न की ओर देखें, आपका सरकार की प्राप्तियां जो देयता सृजित करती के परिसंपत्तियों को करती है क्या कहलाती है, तो सरकार की जो प्राप्तियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है, तो जो बसंत उत्सव है आपका गोवा में मनाया जाने वाला आपका कौन सा है, वो है यहाँ पर रऊफ है, जो जम्मू कश्मीर का आपका लोक नृत्य है रऊफ, ठीक है। तो इनको भी आप याद रखेंगे इन बातों को भी, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर देखें, मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भाग में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है, याद रखेंगे उत्तरी भागों पर चलती हैं और तेज गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं, उन्हें आपका क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। काल वैसाखी आपका पश्चिम बंगाल में चलने वाली हवाएं होती हैं, ठीक है। आम्र वर्षा आपका क्या है, एक ऐसी वर्षा होती है जो आम के लिए लाभदायक होती है, ये आम्र वर्षा कहलाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तर भारत में चलती है जो हवाएं उन्हें लू कहा जाता है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, विकास की प्रक्रिया के दौरान कोई देश अवसंरचनात्मक परिवर्तन से गुजरता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस अवसंरचनात्मक परिवर्तन का एक संकेत है, जीडीपी में कृषि का योगदान बढ़ता है, जब विकास की प्रक्रिया होगी तो जीडीपी में कृषि का योगदान नहीं बढ़ेगा, जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र में योगदान घटता है, ये नहीं होगा, जीडीपी में कृषि का योगदान 50% से अधिक हो जाता है, ये भी नहीं है, जीडीपी में कृषि का योगदान घटता है, देखिए में औद्योगिक क्षेत्र कह रहा है तो औद्योगिक क्षेत्र गलत है, कृषि का योगदान बढ़ता नहीं है, कृषि का योगदान घटता है, तो जीडीपी में आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कृषि का योगदान क्या होता है, कम होता है, जब विकास की प्रक्रिया के दौरान कोई भी देश है वो स्ट्रक्चरात्मक यानी अवसंरचनात्मक संरचना से गुजरता है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, कबड्डी खेल के मैदान में किनारों पर चिन्हित लाबी की चौड़ाई कितनी होती है, तो याद रखें लाबी की जो चौड़ाई होती है 1 मीटर होती है। कबड्डी में आपका कितने खिलाड़ी खेलते हैं, 7 खिलाड़ी खेलते हैं कबड्डी में, और लाबी की जो आपका किनारों पर आपका चौड़ाई जो होती है वो 1 मीटर होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 मीटर। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, देखिए किस देश का संविधान सबसे लंबा लिखा हुआ है, याद रखें आपका भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, ये हमारे संविधान में 195 अनुच्छेद थे, वर्तमान में 445 से ऊपर अनुच्छेद हो गए हैं। भारतीय संविधान में शुरुआती समय 22 भाग थे और वर्तमान में आपका सब भागों को मिला कर दिया जाए तो 25 हो जाते हैं, और भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, पहले 8 अनुसूचियां थी, याद रखें। तो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान किस देश का है, भारत का संविधान है। जो अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है विश्व का सबसे पहले का संविधान है, सबसे पहला संविधान है, और याद रखें सबसे छोटा संविधान भी है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का, मात्र 7 आर्टिकल, मात्र 7 अनुच्छेद हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में। क्यों, क्योंकि देखें संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान छोटा क्यों है, क्योंकि केंद्र का अलग है और राज्य का अलग है। भारत में क्या है, केंद्र का भी संविधान उसी में है, राज्यों का भी संविधान उसी में है, इसलिए भारतीय संविधान बड़ा हो जा रहा है संविधान में, ठीक है। इन बातों को भी याद रखें। कनाडा है, हमने यहाँ से राज्यपाल की नियुक्ति है, भारतीय संविधान में हमने कनाडा से क्या लिया है, राज्यपाल की केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति ली है कनाडा के संविधान से, इन बातों को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या कहलाती है, परमाणु के नाभिक का केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी, बाह्यतम कोश की दूरी होती है, ये आपका क्या कहलाती है, इसे आपका कहा जाता है परमाणु का आकार, एटॉमिक का जो साइज होगा
वो आपका क्या कहलाएगा, केंद्र से अंतिम परमाणु के बीच दूरी कहलाती है। क्या बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर देखें। निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता कहा जाता है, तो भरत मुनि इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो भरत मुनि आपके नाट्य शास्त्र के क्या है, रचयिता है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर देखें। शहरी जल संतुलन योजना में चिन्हित परियोजनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है, मतलब जल संतुलन की बात कर रहा है, क्या है, सिटी वाटर एक्शन पीरियड, कंजर्वेशन एक्शन पीरियड, सिटी वाटर एरिया प्लान या सिटी वाटर एक्शन प्लान। तो सिटी वाटर एक्शन प्लान क्या है, आपका शहरी जल संतुलन के लिए चिन्हित परियोजनाओं के आधार पर बनाया जाता है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर देखें। निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2022 में भारत में गोपालगंज बिहार से संविधान सभा के सदस्य बने थे। 2022 में गोपालगंज कहां पर है, बिहार में है, और ये संविधान सभा के सदस्य कौन बने थे, महाशय यानी महिला का नाम था कुसुम देवी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर देखें। उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में भारत में रबी की फसल है, तो याद रखें उत्तर भारत में ये आपका तिल जो है खरीफ की फसल मानी जाती है, जबकि आप दक्षिण भारत तरफ आएंगे ये आपकी कौन सी फसल है, रबी की फसल मानी जाती है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर देखें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करता है, तो आर्टिकल 166 जो है ये आपका ऐसा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार के कार्यों का क्या करता है, संचालन करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 166। राज्यों में राज्य विधानमंडल होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, इसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होता है। ठीक है, जबकि भारत में आपका पार्लियामेंट यानी संसद होती है, संसद के 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होते हैं। बातों को भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए धान और अनाज, तो याद रखें, ठीक है, सुमेलित करना है धान और अनाज, ठीक है, दूध और मांस, ठीक है, तो दूध और मांस यानी क्या, मछली को मिलाओ, ठीक है, वसा और शर्करा फैट आपको किससे मिलेगा, घी से मिलेगा, दालें और फलियां, ठीक है, आपका क्या है, मसूर दाल, ठीक है, और धान और अनाज आपका क्या बचा है, चावल। तब पहले के लिए 2 नंबर है, ठीक है, दूसरे के लिए 3 नंबर है, तीसरे के लिए 4 नंबर है, और डी नंबर के लिए 1 नंबर है, मतलब 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 4 1, मतलब ऑप्शन नंबर सी का क्या है, राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर देखें। चरक को के जनक के रूप में जाना जाता है, तो चरक जो थे महान आयुर्वेदाचार्य थे। चरक आपके जिन्होंने किताब लिखी थी चरक संहिता, चरक की किताब थी जिसमें आयुर्वेद संबंधी आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, देखें ये थे आपके प्रश्न। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।